कल का क्लास ग्रेविटेशन कांस्टेंट और फोर्स के फैक्ट्स पे खत्म हुआ था। उसी से रिलेटेड एक दो बातें कर लेते हैं सवाल के माध्यम से, फिर हम लोग आज की क्लास को शुरू करेंगे। वैसे अगर आपसे ये कहा जाए कि हमारे पास दो ऑब्जेक्ट है, एक का मास स्मॉल मान लो m1 है और एक का मास मान लो m2 है, इसे हमने सिस्टम जो है एयर में है, ठीक, और इसके बीच का डिस्टेंस मान लीजिए कुछ है r, ठीक। तो इसके बीच फोर्स लग रहा होगा, कितना फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स अभी कितना है मान लो, हाँ, जब ये एयर में है उस वक्त इसका ग्रेविटेशनल फोर्स मान लीजिए F है। हमसे पूछा गया कि फाइंड ग्रेविटेशनल फोर्स जब इसे एक लिक्विड में रखा गया जाए, नहीं, व्हेन दिस सिस्टम, नहीं, इज फाइंड ग्रेविटेशनल फोर्स, नहीं, व्हेन दिस सिस्टम इज kept in a liquid having specific gravity 3। स्पेसिफिक ग्रेविटी को डेंसिटी भी कहा जाता है, नहीं। आपके पास ऑप्शन है F/2, F/3, F/3, 2F, 3F ऑप्शन। अच्छा, F होगा और मान लो ये 2F है, क्या होगा, F होगा। हाँ, रीजन क्या होगा इसका, हाँ, ग्रेविटेशनल फोर्स, हाँ, इंडिपेंडेंट होता है, इंडिपेंडेंट नहीं होता है किससे, मीडियम से, मीडियम से इंडिपेंडेंट होता है। किस मीडियम में आपने सिस्टम को रखा है कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है, बहुत सुंदर। एक सवाल और, हमारे पास एक सिस्टम था m1 मास का और m2 मास का। सवाल समझिएगा सर, m1 और m2 मास का r डिस्टेंस पे रखा हुआ है, ठीक है। अभी इसके बीच ग्रेविटेशनल फोर्स F है, इसके बीच ग्रेविटेशनल फोर्स कितना है, F है, नहीं। और थर्ड बॉडी ऑफ मास m3 इज kept in between, नहीं, A एंड B, एक दो बड़ी है A एंड B, kept between A एंड, या हाँ, A एंड B at x distance from, मान लेते हैं B से इन दोनों के बीच x डिस्टेंस पे एक तीसरा बॉडी जिसका मास m3 था वो रख दिया गया। फाइंड फोर्स बिटवीन A एंड B, ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं, फाइंड न्यू ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन A एंड B। कितना होगा, ऑप्शन दे, काहे ऑप्शन दोगे, आंसर F ही होगा। रीजन क्या होगा, रीजन ये है, नहीं, हाँ, सेंट्रीपिटल, ये ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो ओनली 2 पार्टिकल इंटरेक्शन होता है, 2 पार्टिकल इंटरेक्शन, नहीं, 2 पार्टिकल इंटरेक्शन मतलब तीसरे बॉडी के आने या नहीं आने से उनके बीच लगने वाले फोर्स अनअफेक्टेड होते हैं। तीसरा बॉडी आएगा तो उन दोनों के बीच जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होता है वो अफेक्ट नहीं होगा, नहीं। इंसानों के साथ ऐसा नहीं होता है ना, तीसरे के आने से दोनों के बीच के रिश्ते बिगड़ जाते हैं। क्या आई बात समझ में? जब इतना बात आप लोग समझ गए ही हैं तो एक सवाल और बना के दिखाई दीजिए। एक क्वेश्चन और करिए, फिर आइए बस सर।
हमारे पास दो आइडेंटिकल स्फीयर है, आई बात समझ में, टू आइडेंटिकल स्फीयर है जिसका मास दोनों का सेम और रेडियस आर है, प्लीज बात नहीं करेंगे, और इसे इस तरह से रखा गया है, देखो जरा एकदम दोनों को एक दूसरे से नहीं कांटेक्ट में रखा गया है, बस टच करवा के दोनों आइडेंटिकल स्फीयर को, आई बात समझ में। हमसे पूछा यह गया कि इनके बीच फोर्स लगेंगे, नहीं, आपको यह बताना है कि ग्रेविटेशनल फोर्स इनके बीच जो लगेगा वो प्रोपोर्शनल होगा किसके, सुनो, प्रोपोर्शनल होगा किसके, आर के, आर स्क्वायर के, आर पे पावर 4 के, या 1/r के स्क्वायर के। क्वेश्चन ये है, दो आइडेंटिकल स्फीयर है, मास m, रेडियस r है इसका, हमसे ये पूछा गया कि इनके बीच जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेंगे, इसका भी मास m है, इसका भी मास m है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगेंगे ना, वो किसके प्रोपोर्शनल होंगे, प्रोपोर्शनल टू r, प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर, प्रोपोर्शनल टू r4, प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। हृदय तो आंसर तो पता ही होगा कैसे, लेकिन ये पता नहीं, सबके मन में यही सवाल होगा और गलत है। नहीं, ये भी सिंपल था, ये भी सिंपल था, हाँ हाँ। आइए देखिए यहाँ पे लॉजिक क्या काम करता है, यहाँ पे ना थोड़ा मास का मामला होगा। अगर आप इस ये दोनों क्वेश्चन नोट कर लिए ना, आपको ये दोनों नोट नहीं किए हैं, अच्छा करिए करिए। देखिए इसकी स्फीयर आइडेंटिकल है, तो क्या हुआ, इससे ये पता चला कि इसका जो भी मास होगा यही मास इसका होगा। क्या मास है पता नहीं, क्या रेडियस है पता नहीं, तो अननोन मान लिया हमने, मास और m और r। अगर आइडेंटिकल का मतलब हुआ इसका मास अगर m है तो इसका भी मास m होगा, नहीं मास तो सेम हुआ। तो इन जनरल अगर हम लोग बात करें ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला, वो होता है G m1 m2 बाय r स्क्वायर, होना ही चाहिए। और इसके बीच का जो डिस्टेंस आएगा वो समझ लो, यहां से ये r है और ये r है, तो अगर सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस लोगे ना तो उस हिसाब से आ जाएगा आपका कितना, 2r स्क्वायर। कोई बात नहीं, ये तो कांस्टेंट ही आएगा ना, तो ये होगा gm स्क्वायर बाय 4r स्क्वायर, ऐसे ही कुछ आएगा। बोलो, तो ये तो कांस्टेंट है, g भी कांस्टेंट, m भी कांस्टेंट, तो उस हिसाब से ये ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर, जो कि हमेशा होता है। लेकिन जब सिस्टम इस तरह से इंटरेक्ट करेगी ना, नहीं स्फीयर है और इस तरह का इंटरेक्शन बनेगा, तो यहां पे थोड़ा मास डिस्ट्रीब्यूशन वाला भी कंसेप्ट लग जाता है, और उस वजह से यहां पे जो इनके बीच म्यूचुअल अट्रैक्शन जो होंगे फोर्स के, वो बढ़ जाएंगे, और उसे ऐसे पता किया जाता है। क्या ये टेक्निक गलत हुआ? आप इसे इस तरह से पता करें कि मास का अरेंजमेंट कैसा है। देखो यहां पे हो क्या रहा है, ये स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर अगर मान के चलें, बताते हैं, मास यहां भी होगा, समझो बात को वैष्णवी, मास यहां भी है, नहीं हमने इसको पॉइंट मास माना है तब ना रे, अगर आप इसको पॉइंट मास मानते ना तो ये सही होता, ये पॉइंट मास नहीं है। अब बोलो, ये यहां पे आपने मास माना है, इसका पूरा स्फीयर का मास आपने यहां माना, और आपने ये पूरा स्फीयर का मास माना, क्या ये पूरे स्फीयर का मास यहां पे है? क्या ये पूरे स्फीयर का मास सच में यहां पे है? नहीं ना, ये वाला मास और इस वाले मास के बीच इंटरेक्शन लगता होगा, ये वाला मास यहां पे जो मास है इसके बीच इंटरेक्शन लगता होगा, ये वाला मास और ये वाले मास के बीच इंटरेक्शन लगता होगा ना। इसलिए आपको इस फॉर्मूले को बिना मास के फॉर्म में देखना है। आई बात समझ में? इस तरह के सवाल एक करेंगे कंटिन्यूअस रड में भी, उसमें भी आपको कुछ और ही रिजल्ट आएगा। ठीक, ये समझे, सॉलिड स्फीयर है ना, इस तरह से ये चीजें होती है। अगर ओवरऑल हम बात करें कि बिना मास वाला टर्म हटा दे, अगर मास वाला मैटर ही नहीं रखें तो कोई दिक्कत, स्फीयर सेम है, डेंसिटी सेम होगी, वॉल्यूम सेम होगा। स्फीयर का वॉल्यूम कोई बताओगे, मास बराबर क्या होता है? देखो मास को रिमूव कर रहे हैं हम लोग, बिना मास के ग्रेविटेशनल फोर्स सोच रहे हैं। मास बराबर होता है कितना, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी,
तो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। बताइए स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, और डेंसिटी को डेंसिटी रहने दीजिए, कोई दिक्कत क्या? 4/3 पाई आर क्यूब, डेंसिटी दोनों का सेम रहेगा। कर दे इसे। अब फॉर्मूला पुट करते हैं, तो फॉर्मूला जो पुट कराएगा F इक्वल टू जी, m के बदले m नहीं लिखेंगे, m के बदले ये लिखते हैं, और क्योंकि ये मास इंटू मास है तो 4/3 पाई आर क्यूब इंटू डी, और एक मास लिखाएगा ना तो 4/3 पाई आर क्यूब इंटू डी चलेगा। क्या फर्क पड़ता है? मास को हमने इन्वॉल्व नहीं किया। आई बात समझ में? क्यों इन्वॉल्व नहीं किया समझे बाबू? है मास पता नहीं था इसीलिए नहीं, मास का जो अरेंजमेंट है ना वो है क्लियर। तो हमने मास को बिना इंसर्ट किए देख ढूंढना चाहते हैं, ऑप्शन मिल गया तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं, दूसरा तरीका भी है इसका करने का, डायरेक्ट है क्लियर। और बाय आर स्क्वायर, आर स्क्वायर क्या होगा इनके बीच का? 2r होगा ना, r प्लस r, टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? सेंटर टू सेंटर, सेंट्रल डिस्टेंस लेते हैं, कितना हो जाएगा? 2r स्क्वायर। बोलो कोई दिक्कत? जब आप इसे सॉल्व करेंगे साथ साथ छापेंगे नहीं बाबू, फिर समझ में नहीं आएगा ना। आओ, जी कांस्टेंट, आर क्यूब है आपके पास, बोलो इसको जब आप सॉल्व करिएगा तो जी 4/3 तो कुल मिला के कितना हो गया अब आपका? 16/9 ना, बोलो 16/9, और ये भी 2 बाहर कर लें तो 4 हो जाएगा ना, 9 × 4 कितना होता है? 36 नंबर खत्म। अब देखो क्या बचा आपके पास? पाई स्क्वायर और डी स्क्वायर, तो पाई स्क्वायर बचा है, डी स्क्वायर बचा है, और क्या बचा? आर पे पावर 6 बचा है, पाई स्क्वायर, डी स्क्वायर और आर पे पावर 6, और नीचे आर पे पावर 2। कोई दिक्कत नहीं ना? आप ये बताइए हमें, यहां पे पाई कांस्टेंट, डेंसिटी कांस्टेंट, नंबर कांस्टेंट, तो ये कह सकते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो R6/R2, R पे पावर 4 आंसर। ठीक है, आप याद रख पाए तो बढ़िया, ये सवाल सीधा मेमोरी बेस्ड होता है, आप याद भी रख सकते हैं। समझ पाए कैसे हुआ बाबू? मैटर समझ पाए? क्लियर, नोट कर लीजिए। और आसान सा क्वेश्चन, और इसको हम जो बताते हैं ना, ये मेरा अपना तरीका है इसको सॉल्व करने का। ऐसे इस प्रॉब्लम को बिना कैलकुलस से आप सॉल्व नहीं कर सकते अगर आप सॉल्व करने चले तो, लेकिन मेरा तरीका देखो, पहले सवाल समझ लो, क्वेश्चन समझ लो बाबू। स्टेटमेंट नहीं लिखा रहे, क्वेश्चन स्टेटमेंट लिखोगे क्या? चल लिखो, स्टेटमेंट लिखाते हैं। अ मास कैपिटल M इज स्प्लिट, इसमें जितने भी डाटा होंगे, ध्यान देना बाबू, इसमें जितना भी डाटा दे रहे हैं वो सारा डाटा इलेक्ट्रोस्टैटिक में काम करेगा। जितना भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, ये सब सवाल वहां पे भी होगा, नहीं कराएंगे, ये सवाल वहां भी होगा, नहीं कराएंगे, बस वहां पे पूछेंगे तुमसे, देखते याद रहेगा कि नहीं रहेगा। समझ गए? वहां पे क्या होगा? अमास नहीं, चार्ज होगा। स्प्लिट इंटू 2 एक स्मॉल m, अरे भाई स्प्लिट इंटू M1 एंड M2, दो मास में टूट गया बाबू, M1 एंड M2 में, विच आर देन सेपरेटेड बाय अ certain distance. What ratio, please? What ratio M1 by M2 will maximize the gravitational force between them? फोर्स बिटवीन देम। क्वेश्चन लिख लो, हम समझा देते हैं क्वेश्चन क्या रहा है। नोट कर लिए सर? एक बार क्वेश्चन समझा देते हैं हम आपको, और इसके ऑप्शन दे दें, ऑप्शन दे देंगे तो हो सकता है बना लोगे तुम लोग।
ठीक है, देखते हैं ऑप्शन 2:3, 3:2, 2:1, लो 1:2। पहले सवाल समझा देते हैं, फिर बाद में करिएगा ऐसे। सवाल ये है कि हमारे पास एक बड़ा सा मास था, सुनो, क्वेश्चन ये था कि हमारे पास एक बड़ा सा मास था m, इसके 2 टुकड़े कर दिए गए। आई बात समझ में? 2 टुकड़े इस तरह से किए गए, ध्यान दो, 2 टुकड़े इस तरह से किए गए कि एक का मास m1 हो, मतलब 2 टुकड़े m1 और m2 कर दिए गए, ठीक है, m1 और m2 कर दिए गए, लेकिन ये 2 टुकड़ा किस रेशियो में हुआ हो ताकि इनके बीच एक, आप डिस्टेंस आपके हाथ में, कम से कम डिस्टेंस रखो, ज्यादा रखो, तुम्हारी मर्जी, डिस्टेंस आपके हाथ में, इसे डिस्टेंस पे रखा गया इस तरह से कि इसके बीच फोर्स ग्रेविटेशन जो लगे वो मैक्सिमम हो। क्वेश्चन समझे भाई? 2 मास को किस हिस्सों में तोड़े ताकि उनके बीच फोर्स मैक्सिमम लगे, मैक्सिमम ग्रेविटेशन फोर्स लगे, ठीक है? बोलो कैसे बनाएंगे इसको बनाने का तरीका क्या है पता है? इसको बनाने का तरीका यह है कि अगर एक का हिस्सा m होगा, नहीं दूसरा का क्या होगा, m माइनस m, ठीक है? आपके पास m1 m2 आ गया, बताते हैं जो ट्रेडिशनल वे है, g m1 m2 बाय r² करिएगा ना बाबू, r को r ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, g का वैल्यू g रहा, m का वैल्यू क्या रखोगे, स्मॉल m रखोगे, और m2 का वैल्यू कैपिटल M माइनस स्मॉल m बाय r² करोगे, तो ये सॉल्व होके क्या हो जाएगा, कट्टो वगैरह करोगे तो ये हो जाएगा g स्क्वायर कुछ होगा ना। आपको याद होगा मैक्सिमा और मिनिमा, किसी भी फंक्शन का अगर मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू चाहिए तो क्या करना होता था, याद है आपको, df बाय dt इक्वल टू 0। यहां पे df बाय dt नहीं करेंगे, x के रिस्पेक्ट में करना है ना, तो df बाय dx क्या करना होगा, 0। डिफरेंशिएट करिए, 0 के बराबर इक्वेट करिए, फिर आपको वो वैल्यू आएगा जो आपको चाहिए। आई बात समझ में? आगे आपको करना है होमवर्क। हम कैसे अगर हम रहते तो हम कैसे बनाते, मान लो जिसको ग्रेविटेशन नहीं आता, कैसे बनाएगा इस सवाल को, आइए हम करते हैं। क्वेश्चन नोट कर लिए ना, आइए मान लेते हैं हमारे पास एक मास है 10 kg का, ठीक है, 10 kg का मास है, हल्का मास लेते हैं 10 kg का। अब बताइए 10 kg को कितने हिस्सों में आप तोड़ सकते हैं, कितने पार्ट में, 1 9 में, 2 8 में, 3 7 में, 4 6 में, और यही पेयर बन सकता है। सबके बीच डिस्टेंस आप 1 कर लो, मान लेते हैं आप 1 mm कर लो, मिनिमम डिस्टेंस रख लो, चलो 1 कर लेते हैं, सबके लिए सेम रखेंगे ना। देखो इसके लिए अगर तुम 1 रखोगे तो इस पेयर के लिए भी 1 रखना पड़ेगा, इसके लिए डिस्टेंस कितना रख लेते हैं, डिस्टेंस 1 पे सबको रख देते हैं। समझ पा रहे बात को? बोलो। अब पहला फोर्स निकालते हैं 1 और 9 के बीच, बताइए g m1 m2 बाय r², 9g आएगा, बोलो बोलो रे, अरे g m1 m2 बाय r² करोगे ना, 9g आएगा, फिर g m1 m2 बाय r², अब बोलो 9g आएगा। फोर्स बिटवीन 2 और 8 क्या होगा, 8 दूना 16, 16g आएगा। फोर्स बिटवीन 3 और 7 कितना आएगा, 20 है, 36 21 ना, 21g आएगा, बोलो ना रे। फोर्स बिटवीन 4 और 6, फोर्स बिटवीन 4 और 6 कितना आएगा, 24g आएगा। फोर्स बिटवीन 5 और 5 25g आएगा। इसका मतलब क्या होगा, m1 और m2 का, बोलो ना रे, आंसर क्या होगा, m1 इज टू m2 क्या होगा, आधा नहीं होगा। अरे भाई m1 और m2 का रेशियो कितना हो जाएगा, 1:1, आधा आधा में तोड़ेंगे, बोलो। ऑप्शन तो वैसे था ही नहीं, टोटल मास का तो कर ही सकते हो ना रेशियो, कितना होगा टोटल मास के रिस्पेक्ट में अगर m1 का रेशियो करें, खैर मारो गोली, ऑप्शन नहीं था ऐसा। अब क्या हुआ, आधा आधा तोड़ेंगे,
क्या करेंगे, यानी m1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, कैपिटल M/2, और m2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, ऑल्सो कैपिटल M/2, हाफ हाफ में आंसर आएगा। देखना तुम इस मेथड से करोगे ना, किताबों में किया हुआ देख लेना। किसका क्या, ये मेरा मेथड है। आए एकदम आए भाई, आया ना फोर्स 9G, 16G, 21G, 24G, 25G, सबसे ज्यादा फोर्स कौन सा होगा, 25G। कब हुआ, जब दोनों का मास हाफ हाफ था। नहीं बिलीव होता है, रख लो, तरीका तो है ना तुम्हारे पास, चेक कर लो, यूनिवर्सल ट्रूथ है, 100% करेक्ट। ज्यादा नहीं, महा ज्यादा भी मास होगा तब भी सेम, कुछ भी होगा, 100% वेरीफाइड रिजल्ट। मजाक लग रहा है तुम्हें, अरे क्या हुआ काम है, हाँ बोलो। निकालना ये है कि इन दोनों को कितने कितने हिस्सों में तोड़े, M1 और M2 को दो टुकड़ा करेंगे ना, कि दो टुकड़े का मास क्या होगा ताकि इनके बीच फोर्स मैक्सिमम होगा। तो जब आप बड़े मास को इसको आधा और इसको आधा करोगे ना, तब इसके बीच फोर्स मैक्सिमम लगेगा ग्रेविटेशन, एक स्पेसिफिक डिस्टेंस पे। आई बात समझ में, नहीं समझे अभी भी? नहीं, जब मास को हाफ हाफ ब्रेक कर दोगे, नहीं जैसे तुम बोलोगे सर हम कहा हाफ करें, 3:2 में बांट देते हैं, सुनो 3:2 में बांटेंगे तो भाई 3 सुनो, अगर मास को आप 3:2 में बांटेंगे तो फोर्स निकालेंगे ना, लेकिन एक काम करना है कि सबके लिए डिस्टेंस फिक्स करना है। ऐसा नहीं कि 3:2 को थोड़ा कम डिस्टेंस दे दिए और 1:1 को ज्यादा डिस्टेंस दे दिए, नहीं, ये डिस्टेंस वाला अन्याय नहीं करना है, डिस्टेंस सबको सेम देना है। तब वो मास के क्या टुकड़े होने चाहिए, तो क्या होगा, हाफ हाफ होगा। उसी तरह से चार्ज में भी क्या होगा, हाफ हाफ होगा, Q/2 Q/2। समझ पाए? इच्छा हो तो नोट कर लीजिए। अगला है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। एक बात समझ लो, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का क्या मतलब होता है। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, देखो जितनी भी वेक्टर क्वांटिटी होती है ना, प्लीज, जितनी भी वेक्टर क्वांटिटी होती है, जब बहुत सारे वेक्टर्स, जैसे फोर्स है तो बहुत सारे फोर्स जब एक्ट करने लगेंगे तो सारे फोर्स तो वेक्टर होंगे, तो सबको ऐड करोगे ना, और उसका एडिशन ही कहलाता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। मतलब क्या हुआ कि सारे वेक्टर का जो एडिशन होगा वो वेक्टर सम होगा। मतलब किसी भी फोर्सेस को हो, फील्ड हो, जो भी होगा, जो भी वेक्टर, मल्टीपल वेक्टर फोर्सेस, यानी वेक्टर क्वांटिटी को मल्टीपल वेक्टर क्वांटिटी को ऐड करने का जो तरीका है उसी को सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहते हैं। ये कहता है क्या कि जैसे मान लो एक मास है, मान लो m, पॉइंट मास है, एक मास मान लो m1 है, एक मास मान लो m2 है, एक मास मान लो m3 है, नहीं एक मास मान लो m4 है। ऐसे बहुत सारे मास हैं, इनके बीच फोर्स लगता होगा, ये इसको खींच रहा होगा, सिर्फ इसके बारे में सोचेंगे अब, ये इसको खींच रहा होगा, ये भी इसको खींच रहा होगा, ये भी खींच रहा होगा, ये भी खींच रहा होगा, बेचारा कुछ नेट फोर्स फील करता होगा ना, कितना निकालने का तरीका, सबका वेक्टर सम क्या होगा, यानी कि नेट फोर्स ऑन m, नेट फोर्स जो इस पे लगेगा वो क्या होगा, सारे फोर्सेस का वेक्टर सम होता है, सारे फोर्सेस का क्या होगा, वेक्टर सम होगा, बात खत्म। यही हो गया आपका सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, इसमें क्या सोचना, ठीक है, ठीक, लिखना चाहोगे लिख लो, क्योंकि देखो सुपरपोजिशन अब लगातार आने वाला है, ग्रेविटेशनल फील्ड में भी आएगा सुपरपोजिशन, जितने भी वेक्टर क्वांटिटी मल्टीपल वेक्टर होंगे ना उनको ऐड करने के लिए सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ही, ये कुछ है नहीं, सबका वेक्टर सम स्टेटमेंट, जैसे सबको वेक्टरली जोड़ देना है बस, इसलिए एक बार लिखा रहे हैं, बार बार नहीं लिखाएंगे, लिख लो। इससे पहले आपने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पढ़ा है क्या, नहीं ना, कोई बात नहीं। दी टोटल ग्रेविटेशनल फोर्स, दी टोटल ग्रेविटेशनल फोर्स on a particle, please, on a particle due to a number of particles, number of particles is the resultant of the forces of, जो भी अट्रैक्शन है तो अट्रैक्शन चलेगा,
exerted on the given particle due to the individual particles, ड्यू टू इंडिविजुअल पार्टिकल्स। पहले समझो प्लीज, ये कह रहा है कि इस पे जो नेट रिजल्टेंट फोर्स होगा ना, वो हर पार्टिकल के इंडिविजुअल ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स का वेक्टर सम होगा। मतलब आप ये कह सकते हैं दैट इज एफ नेट ऑन एम इज इक्वल टू F1। F1 मतलब M1 और M के बीच का फोर्स, इसका नाम M1 F1, इसका नाम मान लो F2, ये हो गया F4 और ये मान लो F3। ठीक है, तो ये कहो नेट फोर्स जो होगा वो वेक्टर सम होगा किसके, सारे इंडिविजुअल फोर्सेस का वेक्टर सम होता है। इसी को कहते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। और कैसे वेक्टर सम करते हैं आपको वेक्टर में सीख चुके हैं। क्लियर है? आइए इसका यूज करके कैसे अच्छे अच्छे सवाल को बनाएं देखते हैं। नोट करिए। तो सवाल ये है कि हमारे पास एक सिस्टम है, सुनो, एक सिस्टम है, दो पार्टिकल सिस्टम है, एक का मास m1, मान लो ये पार्टिकल A है, और एक का मास है, क्वेश्चन स्टेटमेंट नहीं लिखा रहे हैं, एक पार्टिकल B है जिसका मास मान लो m2 है। इसके बीच ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा होगा, ये मान लो इनके बीच का डिस्टेंस है r। अब ये कहा गया कि एक तीसरा पार्टिकल है C जो कि इनके बीच रखा गया है कहीं पे भी, ठीक है, और थर्ड पार्टिकल लाइंग ऑन द लाइन ज्वाइनिंग, तीसरा पार्टिकल इसके बीच रखना है कहां पे, तीसरा पार्टिकल का कुछ मास होगा ना, वो मास इसके बीच कहां रखें, मान लेते हैं यहां पे रख दिए एक पार्टिकल C जिसका मास मान लो स्मॉल m है, तत्काल कुछ भी मास होगा इसको वहां पे रखें जहां की इस पे नेट ग्रेविटेशनल फोर्स 0 हो। इसका ये मतलब हुआ नहीं, फाइंड यहां से ये क्या है, मान लो x है, आपको क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ये x ज्यादा कम भी हो सकता है, फाइंड x सो दैट नेट फोर्स ऑन C, मतलब स्मॉल m पे क्या हो, 0। कैसे 0 हो सकता है बाबू, देखो ये इसको इधर खींच रहा होगा नहीं, और ये भी इसको इधर खींच रहा होगा, तो चांस तो बनता है ना इस पे नेट फोर्स 0 होने का। हमसे ये पूछा गया है, तो कैसे बनाएंगे सवाल, जो कह रहा है इसके बीच फोर्स निकालिए, इसके बीच फोर्स निकालिए, दोनों का वेक्टर सम कर दीजिए, यानी दोनों को प्लस करके 0 के बराबर कर दीजिए। आइए सॉल्व करते हैं इसका। हम लोग पहले क्या करते हैं, AC के बीच फोर्स निकाल लें, AC के बीच फोर्स बिटवीन AC, बताओ G m1 और m बाय एक्स स्क्वायर चलेगा, फोर्स बिटवीन BC कर ले G m2 m बाय, बोलो हाँ, r माइनस एक्स का स्क्वायर। अब बताओ ये जो फोर्स लगेगा इसका डायरेक्शन इधर होगा, इसका डायरेक्शन इधर होगा, क्या करोगे, दोनों का वेक्टर सम करोगे ना। नेट फोर्स ऑन दिस पार्टिकल चाहिए तुम्हें 0, तो नेट फोर्स पहले कर तो लो, नेट फोर्स ऑन m कितना होगा, FAC प्लस FBC, और हमें कह रहा है कि नेट फोर्स हमको कितना चाहिए, 0, तो नेट फोर्स कितना चाहिए, 0। FAC कितना हो जाएगा बाबू, FAC कितना है, G m1 m बाय एक्स स्क्वायर प्लस FBC कितना हो जाएगा, G m2 m बाय r माइनस एक्स स्क्वायर। क्या ये एक्सप्रेशन सही है, बिल्कुल नहीं, गलत है। बोलो क्यों, क्योंकि देखो इसका फोर्स अगर पॉजिटिव तो इसका फोर्स नेगेटिव ना होगा, तो FAC वाला क्या होगा, नेगेटिव होगा। बाबू आई बात समझ में, ठीक है, वेक्टर सम ना करना है, दोनों के बीच का एंगल 180 है। अब इसको उधर कर दीजिए, क्या क्या चीजें कट्टो कट्टो होने वाली है, देखो G m1 m बाय एक्स स्क्वायर इक्वल टू G m2 m बाय r माइनस एक्स का स्क्वायर। सुनो कैसे सॉल्व करते हैं इसे, G से G कटाओ, m से m कटाओ, और एक बात बताओ, m1 और m2 है ना, आपको क्या चाहिए, x ही चाहिए ना। अब इसको आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, क्या हो गया,
r माइनस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू m1। अच्छा m1 इक्वल टू m2 x का स्क्वायर। यहां से आपको x फाइंड करना है, होमवर्क। मतलब इसी तरह से अगर वैल्यू दिया रहेगा तो निकाल लोगे ना x। कैसे सॉल्व करते हैं समझ पाए बाबू? बोलो। वेरी गुड। x फाइंड कर लीजिएगा, कुछ रूट के टर्म में आएगा। देखिए जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो हमें लगता है इसका आंसर आना चाहिए। इसका आंसर आएगा r इंटू, ध्यान दो आंसर पे, r इंटू रूट m1 बाय रूट m1 प्लस रूट m2। ध्यान देना, ये आंसर आएगा r, x का वैल्यू। अब देखो इसको शॉर्टकट से कैसे याद रखते हैं, ये यही शॉर्टकट भी है, लेकिन इसको याद कैसे रखना है ये देखो प्लीज, ये आपको बहुत काम आने वाला है ये फॉर्मूला। अगर याद रह गया तो, नहीं तो तरीका इतना तामझाम करना पड़ेगा। देखो इसका शॉर्टकट भी यही है, लेकिन आपको जहां पे न्यूट्रल पॉइंट भी बताएंगे आपको, वहां पे भी यही कंसेप्ट चलेगा। डिस्टेंस जहां से ले रहे हैं, जिस मास से, देखो जिस मास से, है ना, टोटल का डिस्टेंस इनटू जिस मास से डिस्टेंस आपने लिया है उसका स्क्वायर रूट बाय, और जो इंडिविजुअल मास है उनका स्क्वायर रूट का सम। याद रखना आसान है कि नहीं है? नहीं, याद रखना आसान है। जिस मास से डिस्टेंस m1 और बचा हुआ जो दोनों सिस्टम है, इसका मास तो इन्वॉल्व करना ही नहीं है, इन दोनों के मास के स्क्वायर रूट का सम। आई बात समझ में? बोलो। आ जाएगा ना? आएगा ना? ठीक है, ये हो गया। चलिए अब अगला सवाल करते हैं, इसे साफ करें। आइए, ये तो सुपरपोजिशन नहीं तो फोर्स का एप्लीकेशन हो गया। हाँ, लेकिन ये था कि वेक्टर रिजल्ट आपको ध्यान रख के काम करना है, क्योंकि आपको जब भी नेट फोर्स निकालेंगे ना तो वेक्टर सम करिएगा। आइए एक सवाल करके देखें। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक सिस्टम है जिसपे 3 मास का सिस्टम है, और वो कुछ इस तरह से रखा हुआ है। 2 मास सिस्टम करवा दिए, 3 मास सिस्टम जो कि रखा हुआ है इक्विलेटरल ट्रायंगल पे। क्या रखा हुआ है? इक्विलेटरल ट्रायंगल पे। तीनों आइडेंटिकल मास हैं और प्लेस्ड एट इक्विलेटरल ट्रायंगल। पहले सवाल समझ लो, इस तरह से रखा हुआ है कि दोनों सारे इक्विलेटरल ट्रायंगल है, जिसका लेंथ मान लो L है, साइड का लेंथ L है। हमसे पूछा गया इसका सेंटर होगा ना कहीं, बोलो। ये इसका सेंटर है, तो नेट ग्रेविटेशनल फोर्स इसका सेंटर F नेट, ये जो है ना P, F नेट ऑन सेंटर ऑफ दिस ट्रायंगुलर सिस्टम, इक्विलेटरल ट्रायंगुलर सिस्टम। सिंपल ज्योमेट्री है, निकालो। क्या करोगे बाबू? जब भी यहां पे एक पॉइंट मास रखा हुआ है, मान लो पॉइंट मास रखा हुआ, उस पे नेट फोर्स, तो बताओ ये फोर्स लगाएगा, ये फोर्स लगाएगा, ये फोर्स लगाएगा, तीनों का वेक्टर सम। ये बताओ किधर लगाएगा? इस तरफ। ये किधर लगाएगा? इस तरफ। और ये किधर लगाएगा? इस तरफ। तो भाई आपको ना ये डिस्टेंस चाहिए होगा। आई बात समझ में? तो डिस्टेंस चाहिए, और इसके बीच का एंगल क्या लगता है आपको? 120 120 120 होने वाला है। कितना? 0। बिल्कुल 0 होगा। सॉल्व मत करो, सॉल्व मत करो, आप कर लेना घर में लाके। वैसे बाद में हम ये बताने वाले थे, जब भी ऐसा सिस्टम बनेगा ना, सिमेट्रिकल सिस्टम बनेगा तो 0 होगा। एक मिनट सुनो, कैसे 0 होगा? एक तो आप सॉल्व कर लीजिएगा इसको, ये डिस्टेंस निकाल के। दूसरा तरीका ये देखो कि वेक्टर सम करना है ना, वेक्टर सम करना है ना, क्या इसका वैल्यू अगर f होगा तो इसका भी वैल्यू f होगा, क्योंकि ये डिस्टेंस ये डिस्टेंस ये डिस्टेंस सेम होने वाला है। गुड। एक काम करेंगे, इसके 2 कंपोनेंट कर दें, एक इधर, भले ही ये एंगल मान लो तुम्हें लगता है ये 120 होगा, तो ये 30 और 30 नहीं होगा भाई, इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो। हाँ, नहीं भी होगा तो मान लो ना थीटा है, चलो खुश। तो बताइए ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा इसका? अगर ये थीटा है, मान लो यही, चलो यही थीटा कर लेते हैं, ठीक। तो ये वाला कंपोनेंट क्या होगा? f cos थीटा, और ये f sin थीटा। इसी तरह से जब आप इसका कंपोनेंट तोड़ोगे तो ये क्या होगा? f, अगर ये थीटा है तो ऑब्वियस ये थीटा होना पड़ेगा, f sin थीटा, और इधर क्या हो जाएगा आपका? अगेन f cos थीटा। बोलो कोई दिक्कत नहीं ना?
क्या लगता है ये दोनों एफ सेम साइन थीटा कैंसिल ईच अदर, ये कैंसिल करेगा। और यहां पे जब आप सॉल्व करिएगा तो एफ का वैल्यू जब निकालिएगा ना, एफ ये जो एफ आएगा भाई ये एफ कॉस थीटा और एफ कॉस थीटा है ना, जब आप सॉल्व करिएगा इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड सेम आएगा। निकाल के देख लेना, इसका मैग्नीट्यूड जो होगा ना, इसका अपोजिट डायरेक्शन में इक्वल मैग्नीट्यूड कैरी करेगा। ये एफ का वैल्यू निकालोगे ना, GM1 M2 बार स्क्वायर, हाँ ये 60 पुट कर दीजिएगा। ऐसे भी अगर बात करें एंगल की तो ये इक्विलेटरल सिस्टम है ना, ये एंगल 30, ये कितना होना चाहिए 60, ये कितना होना चाहिए 60। cos 60 का वैल्यू कितना होता है, cos 60 का वैल्यू 1/2, तो 2f इंटू 1/2, कट्टो कट्टो f बराबर नहीं आया। अब दो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है तो नेट फोर्स कितना लगेगा, 0 लगेगा। तो प्यारे बच्चों इस कहानी से क्या सीख मिलती है, 120 पे नहीं कोई भी सिमेट्रिकल फिगर होगा, जैसे अभी देखो, हाँ इसे मिटाए। अगर यही आपको स्क्वायर रहता और सेंटर पे पूछते तो, अरे भाई स्क्वायर रहता सेंटर पे पूछते तो बिल्कुल होता। 1 मिनट और क्लास है, जाओ। अगर इसी में तुमसे हम ये पूछते, प्लीज अगर तुमसे हम ये पूछते कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगुलर सिस्टम है, ठीक है, मास A, B और C, डिस्टेंस L है, ठीक है, हमें नेट फोर्स F नेट ऑन मास एट B निकालोगे, क्या आपकी बार 0 आएगा? नहीं। निकाल लोगे ना, अरे भाई निकाल लोगे ना, कैसे निकालोगे? B पे नेट फोर्स चाहिए, सॉल्व में करें समझो, B पे नेट फोर्स चाहिए, ये से इधर खींचेगा F फोर्स के साथ F1 और ये इधर खींचेगा B को F2, हमें लगता है F1 और F2 सेम होगा, क्यों? क्योंकि मास सेम है, डिस्टेंस सेम है, इसीलिए F1 और F2 क्या होगा, यहाँ पे सेम होगा और GM1 M2 बाय L स्क्वायर कर लोगे ना। और एक बात और बताओ, इनके बीच का एंगल तुम्हें नहीं लगता है कुछ तुम्हें पता है? 60 डिग्री। तो 60 डिग्री पे दो वेक्टर को ऐड कर देना, बात खत्म। इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना, 60 पे दो वेक्टर को ऐड करना, नेट रिजल्ट बताइएगा। समझ गए? बोलो, ये छाप लिए ना, करो एक स्क्वायर वाला करा देते हैं। अगर मान ली ये स्क्वायर सिस्टम हो और 4 इक्वल आइडेंटिकल मासेस skipped हो और इसका साइड A हो, अगर आपसे ये पूछा जाए कि नेट फोर्स ऑन स्मॉल m एक मास है जो कि किप्ड एट सेंटर होगा, तो कितना होगा? क्या लगता है कितना होगा? बिलो रे 0। कैसे निकालोगे भाई? जैसे निकालते हैं निकाल लेना। एक बात बताओ, बता देते हैं कैसे निकालेंगे, बोर्ड पे देखो। इस पे ये फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में, बोलो मान लेते हैं F1, ये फोर्स, ये बड़ी फोर्स इसी जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में उतनी ही फोर्स के साथ खींचेगी, तो दे कैंसिल ईच अदर। अब ये फोर्स इसे इधर इस डायरेक्शन में लगाएगा, F लगेगा, और क्या इतना ही फोर्स ये अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगा, बोलो F, दे कैंसिल ईच अदर। बताइए नेट फोर्स 0 नहीं हुआ? ये पहला। दूसरा, अगर होमवर्क दे रहे हैं आपको, F नेट ऑन M किप्ड एट B, अब 0 नहीं होगा। नेट फोर्स B पे रखा हुआ है, जो मास उस पे लगाना है, तो इस पे फोर्स ये भी लगाएगा इस डायरेक्शन में, इस पे फोर्स ये भी लगाएगा इस डायरेक्शन में, इस पे फोर्स ये भी लगाएगा, 3 फोर्स का वेक्टर सम करना है, ठीक है। रिजल्ट सॉल्यूशन तुम लोग खुद करोगे, कर लोगे ना 3 फोर्स का। भाई नेट जो B पे लगेगा, सुनो, B पे इधर लगेगा एक फोर्स इधर लगेगा, हमें लगता है ये फोर्स और ये फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम होगा, F और F, यस और नो? बोलो F और F सेम होगा, ये F1 और F1 मान लो दोनों, या F और F सेम होगा, और ये फोर्स का वैल्यू कुछ और होगा, और हमें लगता है ये फोर्स होगा कितना, √2F होगा ना, ये डिस्टेंस होगा ना, जो भी निकालोगे, ये मान लो F2 आया, जो भी F1 होगा, F2 आया। अब क्या करोगे, इन दोनों को वेक्टर सम करोगे, तो हमें लगता है 90 पे ये दोनों है ना, F√2 आएगा, तो नेट फोर्स हमें लगता है √2F1 प्लस F2, यही आएगा। नहीं आएगा, क्योंकि ये वेक्टर इसी डायरेक्शन में है ना बाबू, ये वेक्टर इसी डायरेक्शन में है ना, और इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो इसी डायरेक्शन में होगा, और 0 एंगल पे फिर से 2 वेक्टर को ऐड किया गया,
सीधा प्लस हो जाता है। नहीं समझे? जो भी होगा वेक्टर अरे यार खुश, f और f नहीं होगा, √2f नहीं होगा, पक्का कर दे अगर। अरे भाई ये f1 है और ये f1 है, दोनों का नेट 90 पे √2f1 नहीं होगा, तो फिर तो क्या नहीं होगा? F2 तो है ही पहले से, एक फोर्स ये वाला F2 है रे बकला, ये फोर्स F2 है, इसके साथ इसको प्लस नहीं करोगे? 3 फोर्स है, 3, एक ये और एक ये 3 है, इन दोनों का नेट इसके अलाउंग हो गया, तो ई अब बाद में वेक्टर सम करोगे ना F2 का और इन दोनों के नेट का, दोनों के बीच का एंगल 0 है, सीधा कर दोगे। देखो बोलो ना, है कर लेंगे ना। अब इसी तरह का अरेंजमेंट बनेगा, उससे क्या दिक्कत है आपको? नोट करके बस एक पॉइंट लिख लीजिए आप कि कोई भी सिमेट्रिकल फिगर होगा, पोजीशन सिमेट्रिकल अगर होगा ना, तो उस पे नेट फोर्स कितने होंगे? 0 होंगे। नोट करके एक पॉइंट लिख लो कि इन केस ऑफ सिमेट्रिकल मास डिस्ट्रीब्यूशन, symmetrical mass distribution, then net force at center of the system is बड़का वाला 0।